अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के में हमारे पास क्या है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होती है बॉडी पर, अगर वो ना लगाई जाए तो हमारे पास या तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगी। कांस्टेंट रेस्ट में तो हमारे पास तो हमें तो पता है कि रेस्ट में कैसे रहती है। रेस्ट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं लगाते, अगर हमारे पास ये पेन पड़ा हुआ है, इस पेन पर हम फोर्स नहीं लगाते तो ये बॉडी हमेशा के लिए यही पड़े रहेगी। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में पढ़े तो ये किस तरह कांस्टेंट वेलोसिटी में रहती है। जब हम ये जो है हमारे पास वो स्पेस के लिए बना हुआ है। हाँ, अगर हम स्पेस में किसी चीज़ को एक बार टच करें, इस तरह मोशन दे तो वो हमेशा के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा। उसके लिए दोबारा मोशन की ज़रूरत नहीं होती, उसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं होती जो उसको रोके। वो हमेशा सिर्फ एक ही वेलोसिटी में जिस जिस तरह आपने फोर्स दिया था उसको, उसी तरह वो जाएगी। उसको दोबारा किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ पढ़ेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म इसका किस तरह है। हमारे पास ये है, फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू एम है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। लेट हमारे फॉर नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स किस चीज़ को कहा जाता है। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो जितने भी हम फोर्स लगाते हैं एक बॉडी पर, उनका सारा सम या डिफरेंस, इसको हम नेट फोर्स कहते हैं। नेट फोर्स जो है हमारे पास वो ज़ीरो है। वो इस तरह हम ये इसकी वैल्यू जो है हम इसमें फोर्स के फार्मूले में पुट करते हैं। पुट एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1। तो एफ़ की अगर हमारे पास वैल्यू ज़ीरो हो गई तो हमारे पास जो मास जो है हमारे पास वो तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये तो एक्सेलरेशन इसमें ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये जो हमारे पास मास जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास मास हो नहीं तो हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसलिए हम मास को ज़ीरो नहीं कर सकते। तो जब फोर्स ज़ीरो होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ हो गया कि हम अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाते तो वो हरकत नहीं करेगी। तो इस तरह हमारे पास ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन की। तो इसमें हमारे पास ये बताया जाता है कि अगर हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो फोर्स की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर हम जितना फोर्स हम बॉडी पर लगाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन इसमें पैदा होगा। और ये जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। जिस तरह हमारे पास अगर मास बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कम हो जाती है। अगर हम दो बॉडी लेते हैं, एक छोटी सी बॉडी लेते हैं और एक बड़ी लेते हैं। जैसा कि हम दो बॉडी लेते हैं, एक हमारे पास M1 है और हमारे पास एक M2 है। तो अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे 20 न्यूटन, तो इसमें 20 न्यूटन, तो इसमें सपोज़ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा हो गई। अगर हम इस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन, तो इसमें इसके बनिस्बत कम एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो इसमें मिसाल के तौर पर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। इसलिए क्योंकि ये जो हमारे पास फोर्स जो है एक्सेलरेशन मास के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास मास बड़ा हो जाता है तो एक्सेलरेशन उसमें कम पैदा होती है। तो इसका हम मैथमेटिकल वेरिफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास है, ये ए जो है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ है, और ए जो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है।
हम कंबाइन करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई और हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास हो गई एफ बाई एफ मल्टीप्लाई 1/m। तो हमारे पास ए जो हो गई वो हो गई F/m। हमारे पास फिज़िक्स में ऐसा होता है कि हमारे पास जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है तो वो उसको हम इक्वल टू निशान से जो हमारे पास इक्वल का निशान होता है उससे और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो कांस्टेंट है हमारे पास वो के है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो एक है, 1 है। तो ए इज इक्वल टू 1 सॉरी के F/m। तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो एक है, m a इज इक्वल टू F/m। तो ये हमारे पास अब हम ऐसे करते हैं कि मास को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कट हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा ma। तो F इज इक्वल टू ma, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई फोर्स की। ये जो फोर्स जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। तो इससे हमारे पास ये प्रूफ हो गया है। तो ये जो हमारे पास है ये क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ ये जो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसकी क्वांटिटेटिव फॉर्म है। तो तीसरी जो हमारे पास है वो न्यूटन की थर्ड लॉ है। न्यूटन की थर्ड लॉ में हमारे पास ये बताया जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि हर एक्शन, जब हम किसी चीज़ पर एक्शन लगाते हैं तो वो हम पर रिएक्शन करता है। अगर हम 10 न्यूटन फोर्स एक बॉडी पर लगाते हैं तो वो भी रिएक्शन में हम पर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरह है। हमारे पास जो है F/A/B, हमारे पास ये स्क्रिप्ट है। इसका मतलब फोर्स ए का बॉडी ए का बी पर वो बराबर होता है -F/B/A। इसका मतलब इस तरह हुआ कि जो फोर्स बॉडी ए जो है वो फोर्स लगाता है बॉडी बी पर, और इसका मतलब जो है ना वो फोर्स लगाता है बॉडी ए पर। ये जो हमारे पास माइनस का निशान आया है यहाँ पर वो इसके अपोजिट डायरेक्शन की वजह से लगा हुआ है। इस तरह हम अगर इसको मिसाल एग्जांपल से लेते हो तो फोर्स जो है हमारे पास 10 न्यूटन जो है, अगर हमारे पास ए बॉडी जो है ना वो बी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स लगाता है तो बराबर होता है अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिएक्शन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये जाहिर सी बात है। तो जो फोर्स लगाते हैं बी बॉडी ए पर वो भी 10 न्यूटन होगा। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह है। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो मोमेंटम का है। तो मोमेंटम हमारे पास पहले तो क्या होता है, मोमेंटम जो है हमारे पास मोमेंटम के लिए हम सिंबल लगाते हैं पी जो है ये मोमेंटम जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमने उसके ऊपर एक एरो का निशान लगा दिया। तो वो बराबर होता है मास ज़रबे वेलोसिटी जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी तो इसलिए हम इस पर भी एक एरो लगा देते हैं। तो इसकी जो हमारे पास यूनिट है वो p इज़ इक्वल टू मास का जो हमारे पास है वो kg है और वेलोसिटी का जो है हमारे पास मीटर पर सेकेंड
तो इसकी जो हमारे पास यूनिट हो गई वो हो गई kg मीटर पर मीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि हमारे पास जब ये इस ऊपर चला जाता है तो इनवर्स में लिखते हैं हम इसको। ये इसकी यूनिट हो गई। तो इसकी हम मैथमेटिकल वेरिफिकेशन करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म जो इसका है वो हमारे पास अगर हम देखें तो मास जो है मास जो है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। मतलब जब मास बढ़ती है तो वेलोसिटी कम होती है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो मास कम हो जाती है। हमारे पास इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमें इसके लिए कांस्टेंट का लगाना पड़ता है और इक्वलिटी के साइन को लगाना पड़ता है। इधर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास p इज इक्वल टू मोमेंटम। ओके, हमारे पास m इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इधर आएगा लेकिन हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक के साथ, तो p बटे v। तो हम ऐसा करते हैं कि हमें मोमेंटम चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी जो है हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो हमारे पास कट हो जाएगी, तो p जो है हमारे पास हो गई mv। तो यह हमारे पास मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि p जो है हमारे पास mv के बराबर है। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ओके, हम इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं। फोर्स जो है हमारे पास फोर्स वो होता है बराबर होता है F इज इक्वल टू एम ए, जो कि हमने सेकंड इक्वेशन में पढ़ लिया था। ये सेकंड फोर्स जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें हमें पढ़ा था कि F इज इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास जो A है हमारे पास वो बराबर है A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो इसको जो है हम इसमें फोर्स के फार्मूले में पुट कर देते हैं। F इज इक्वल टू एम चेंज m चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो हम इसको इस तरह करते हैं कि चेंज को इधर ये जो हमारे पास डेल्टा का निशान है वो इधर लाते हैं और m और v को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो हमारे पास जो है हमने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा कि p इज इक्वल टू एम वी। तो हम इधर जो एम वी हमारे पास आया है उसकी जगह चेंज इन मोमेंटम जो हमारे पास आया है इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं चेंज इन मोमेंटम की। तो p f इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। ओके, तो ये जो हमारे पास है तो इसका ये मतलब हुआ इस इक्वेशन का कि फोर्स जो है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल इस तरह होगी कि अगर हम एक ईग को ले ईग अंडा, तो अगर वो गिरती है एक फ्लोर पर, ये जो हमारे पास आम ज़मीन होती है वो इस पर जब पड़ती है तो वो डायरेक्टली क्रैक हो जाती है। ये डायरेक्टली क्रैक हो जाती है क्योंकि इसमें जो हमारे पास है कंटेक्ट फोर्स जो है हमारे पास कंटेक्ट टाइम जो है वो बहुत कम होता है। इसी टाइम की कमी की वजह से जब टाइम कम हो जाता है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। इसका ये मतलब हुआ। तो जब फोर्स ज़्यादा हो गई तो इसको तोड़ने में आसानी होगी, तो वो अंडा टूट जाता है। इस तरह अगर हम दूसरी मिसाल ले लें इसकी, अगर हम इसी अंडे को किसी फोम पर गिराए, तो ये जो है हमारे पास अंडा, ये इसमें कांटेक्ट फोर्स इसकी ज़्यादा हो जाती है, ये इसमें अंदर चला जाता है,
अंदर जाने की वजह से इसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है। अगर टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाती है। इसी फोर्स की कमी की वजह से ये अंडा टूटता नहीं है, ये सही सलामत बच जाता है। तो इसका मतलब कुछ इस तरह हुआ। तो हमने इसमें सीखा कि जो हमारे पास फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारे पास है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास जो हमने अभी प्रूफ किया कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। तो अभी हम इसी से ये जो हमारे पास ये जो है टॉपिक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम का टॉपिक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ इस तरह होता है कि द सिस्टम हुज इंटरेक्शन फ्रॉम force interaction force is much stronger than the external environmental force। ये जो हमारे पास जो एक environmental forces होते हैं लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो हमारे पास होती है वो तकरीबन इसमें निग्लिजिबल होती है, ज़ीरो के बराबर होती है। और जो हमारे पास एक्सटर्नल बायस जो हमारे पास इसकी खुद की फोर्स जो होती है इंटरेक्शन, वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई लेवल पर हो जाती है। तो इसलिए हम वो जो बाहर की फोर्सेस होते हैं उसको हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। तो ये जो है हमारे पास F इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। तो इसमें हमारे पास जो है इसमें हम F की वैल्यू पुट करते हैं। जो हमारे पास ये जो है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो F इसकी वैल्यू F नेट फोर्स जो होते हैं हमारे पास एग्जर्ट, जो हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं वो हमारे पास जो इसके नेट फोर्स होते हैं वो हमारे पास होती है ज़ीरो के बराबर होती है। तो इसलिए हम इसमें पुट करते हैं कि F इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। तो हमारे पास मोमेंटम की ज़रूरत है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हमें बताना है। तो हमें मोमेंटम की ज़रूरत है, तो हम टी को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं। चेंज इन टी वो इसमें हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें पता है ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। हमें पता है कि जब हम ज़ीरो के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी ज़ीरो बन जाता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास अभी बच गया कि चेंज इज ज़ीरो इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें पता है कि डेल्टा का निशान जो है हमारे पास ये इस तरह भी लिखा जा सकता है कि पी फाइनल मोमेंटम जो है हमारे पास वो माइनस कर लेते हैं मोमेंटम इनिशियल से। ओके, तो ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। तो हमारे पास अभी इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास इधर जो इनिशियल मोमेंटम है उसको दोनों साइड पर प्लस कर देते हैं। P इक्वल टू एफ माइनस पी आई प्लस पी आई। ये हमारे पास इधर कट हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। जब हमारे पास ज़ीरो के साथ प्लस होता है तो इसके इधर ये पी आई आता है। तो इसका मतलब हुआ कि P इज़ इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू पी आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है।